Hello everyone, welcome back to Education Delight. My name is Shadab Mansoori and from today onwards we are going to start syllabus of actual physics on this channel. So let's get started. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने स्टार्ट किया है तो हमारा चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे कि ये चैप्टर जो है जनरली क्लास 11 के सिलेबस में दिया हुआ तो है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज जो मिलता है ना वो इसी चैप्टर से मिलता है कि हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है। वैसे बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर तो नहीं है, लेकिन छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हमको सीखने के हिसाब से या फिर आप यूं कह लो कि इंटरेस्ट को जगाने के हिसाब से बहुत बढ़िया चैप्टर माना जाता है। तो हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखना है, तो सबसे पहली चीज हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो है साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है। दूसरी चीज हम इस चैप्टर में जो है वो सीखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय फिजिक्स। तीसरी चीज हम सीखेंगे यहाँ पर फिजिक्स का क्या यूज है, क्या इम्पैक्ट है, फिजिक्स का क्या स्कोप है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या होते हैं और फोर्सेस का यूनिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है कि साइंस क्या है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इमेजेस है आपके सामने। तो फर्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक स्काई की इमेज है ना। ब्लू कलर का स्काई है। ठीक, ब्लू कलर ऑफ स्काई यू कैन सी हियर। फिर दूसरी इमेज में आप देख पा रहे हो कि आसमान तो है लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, बिजली कड़क रही है, यानी कि थंडर है ना। थर्ड इमेज में आप देख पा रहे हो यहाँ पर अर्थ है, जिसमें अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है। इसी तरह से फोर्थ इमेज में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके पास सोलर सिस्टम है ना। और सोलर सिस्टम में सन जो है ये गैलेक्सी में मूव कर रहा है, उसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो बर्ड्स जो है फ्लाई कर रहे हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक रेनबो बना हुआ है ना। तो ये चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर नजर तो आ रही है ना। अब इन चीजों को हम रिलेट कैसे करें कि ये साइंस का हिस्सा है कि नहीं है। तो बेसिकली देखो, ये जो सब जितना कुछ भी हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये हमारे यूनिवर्स में हो रहा है, हमारे नेचर में हो रहा है ना। और नेचर में अगर हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करें, इन फिनोमिना को समझने की कोशिश करें, तो इस स्टडी को ही साइंस कहा जाता है। सबसे आसान लफ्जों में कहें तो नेचर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपके सामने साइंस की डेफिनेशन लिखी, दो डेफिनेशन लिखी है ना। तो पहली डेफिनेशन तो ये कहती है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन दैट बिल्ड्स and organizes knowledge in the form of testable hypotheses and predictions about the universe। कहने का मतलब यह है कि साइंस जो है एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है जो कि बिल्ड और ऑर्गेनाइज करता है किसको, नॉलेज को, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस एंड प्रिडिक्शंस। ऐसे हाइपोथेसिस के फॉर्म में जिनको हम टेस्ट कर सके और जिनको हम प्रिडिक्ट कर सके यूनिवर्स के अबाउट। ठीक है ना। तो ये हमारी एक डेफिनेशन बनती है। और एक डेफिनेशन ये भी है कि साइंस क्या है बेटा, साइंस है एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना और प्रिडिक्ट करना उन सारी चीजों से जो कि हमको दिखाई देती है। ठीक है ना। तो साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो साइंस के बारे में तो हमको क्लियर हो गया साइंस क्या है। ठीक है ना। और साइंस में
उन चीजों की स्टडी करना जिनको हम फिजिकल, मतलब ये कह लो कि नेचर के अंदर जो जो चीजें होती है, जो हमको दिखाई देती है, जो हमको महसूस होती है, उन सब की स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ स्क्रीन पर बहुत कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जिसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अलग अलग फिनोमेना को कुछ कॉन्सेप्ट्स के और कुछ लॉज के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड को हम यूनिवर्सल लॉज के मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में देख पाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ है ना, ये सारी चीजें एक्चुअल में, ये सारी चीजें जो है इन्हीं को कहा जाता है यूनिफिकेशन। इसको भी हम देखते हैं यूनिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि अर्थ है ना, अब अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना, या फिर स्पिन करती है। अर्थ का रिवॉल्व करना या स्पिन करना। इसी तरह से आप सेकंड इमेज में देख पा रहे हो कि सोलर सिस्टम में क्या करते हैं, प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, है ना, रिवॉल्व करते किसके अराउंड, सन के अराउंड। इसी तरह देखो ये सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि न्यूटन चचा है ना, और न्यूटन चचा के सिर पे क्या गिर रहा है, एक एप्पल गिर रहा है, दिख रहा है ना। ये सारी चीजें आपको देख पा रहे हो। ठीक है ना, अब इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज आपको सोचना पड़ेगी, वो कॉमन चीज क्या है। तो देखो जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन ड्यू टू द सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन। यानी कि सन के ग्रेविटेशन से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, उसी के कारण अर्थ जो है रिवॉल्व करती है। ठीक इसी तरह से प्लैनेट्स जो है वो इसी तरह से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। ठीक है ना, और न्यूटन के सिर पर जो एप्पल गिर रहा है वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही गिर रहा है। तो ये सारी चीजें एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन की जा सकती है, एंड दैट सिंगल लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दैट सिंगल लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो यहाँ पर 4 से 5 फिनोमिनो, 4 फिनोमिनो आप देख पा रहे हो, और ये चारों फिनोमिनो को एक सिंगल लॉ से हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो अलग अलग फिनोमिनो को एक सिंगल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना, एक सिंपल बेसिक लॉ से एक्सप्लेन करना, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफिकेशन। बात समझ में आई? तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो ये पेज है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में, यहाँ पर हमको हेडिंग लगाना थी यूनिफिकेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन मींस एक्सप्लेनिंग डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। यानी कि बहुत सारी चीजों को एक सिंगल लॉ से या कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर देना ही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो बेसिक लॉज है ना, वो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ये 4 इक्वेशंस मैक्सवेल की जो दी गई 4 इक्वेशंस है ना, क्लास 12th में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे इनको। तो ये चारों इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज को एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिडक्शनिज्म। तो देखो हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अब हमको उसको स्टडी करना है। अब उस सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमको अगर दिमाग लगाना पड़े तो अलग अलग पार्ट अलग अलग तरह से वर्क कर रहा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो सबकी स्टडी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाइक के इंजन की स्टडी करना है ना, या बाइक कैसे फंक्शन करती है, आप तो देखते ही हो है ना, बाइक वगैरह चलाते होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि इंजन लगा होता है, इंजन के अंदर पेट्रोल जाता है, पेट्रोल जलता है, जलने से फिर क्या होता है, उसके अंदर पावर प्रोड्यूस होता है, पावर जाकर ट्रांसमिट होता है शाफ्ट को, शाफ्ट फिर वो गियर्स को रोटेट करती है, फिर गियर्स जो है वो रोटेट होते हैं और अलग अलग स्पीड पर हमारी बाइक चलने लगती है। ये सारी चीजें आपको पता है ना। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे टायर की स्टडी करना हो, तो टायर एक क्या हो गया, स्मॉल पार्ट हो गया। अब टायर क्या किस तरह का मोशन करता है उसको मैं स्टडी करूंगा, है ना। तो टायर को हमने अलग कर दिया, इंजन को अलग कर दिया, टंकी को अलग कर दिया, अलग अलग सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके स्टडी करना इज कॉल्ड एज
रिडक्शनिज्म। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर सामने एक इमेज देख पा रहे हो। ठीक है, इस इमेज में ये जो गैस है ना, अगर इसका टेम्परेचर में बढ़ाते जाओ तो एक गैस जो है एक्सपांड करेगी, है ना, एक्सपैंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस एक्सपैंड करेगी और इसका प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करूंगा, है ना, तो गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और गैस कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ इसका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस गैस को छोटे छोटे, मतलब इसकी स्टडी करना थी तो इसकी टेम्परेचर और प्रेशर की स्टडी करना थी, तो मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग अ सिस्टम इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड एज रिडक्शनिज्म। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो बेसिकली हमारे पास नेचर में 4 ही फोर्स है। ठीक है ना, बाकी सारे फोर्सेस इन्हीं से डिराइव्ड हुए हैं। ठीक है, तो पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड फोर्स है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट फोर्स है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस जो है ये बेसिक या कह लो कि फंडामेंटल फोर्स है। सभी फोर्सेस इन्हीं से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। ठीक है ना, दिस फोर्सेस आर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और जिसमें सबसे पहला फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दूं कि सबसे वीक जो है ना यही फोर्स है, सबसे वीक है, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर है। ठीक है ना, कैसे, देखो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था, न्यूटन वाले चैप्टर में, है ना, जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि दो बॉडीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लेकिन हमारा भी कुछ ना कुछ मास है, हमारे पास बैठे पर्सन का भी कुछ ना कुछ मास है, हम दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता, है ना, सोचने वाली बात है। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक वीक फोर्स है, क्योंकि इसमें जो एक कांस्टेंट लगता है ना, यहाँ पर ये जो स्मॉल जी आप देख पा, कैपिटल जी जो देख पा रहे हो, सॉरी कैपिटल जी आप देख पा रहे हो, इस जी की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल होती है। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 रेज्ड टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे चलकर देखेंगे वैसे भी। ठीक है, तो चूंकि ये जी की वैल्यू काफी स्मॉल होती है, जिसकी वजह से ये फोर्स क्या होता है, काफी वीक होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बात करें तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, काफी दूर से एक्ट करता है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक्ट करता है। जैसे कि सन हमसे कितना दूर है, बहुत दूर है ना, लेकिन अर्थ के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स स्टिल वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो सिग्निफिकेंस है ये हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए, हेवनली ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि प्लैनेट्स है ना, या फिर आप कह लो स्टार्स है ना, सैटेलाइट्स है, इनके लिए इसका सिग्निफिकेंस है। इसी तरह से हम बात करें इस फोर्स की, तो ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, सभी जगह पर लगता है पूरे नेचर में, जहां जहां पर मास होगा वहां वहां पर ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। वीक फोर्स के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि वीकेस्ट है, और ये क्या करता है, ये अर्थ की मोशन को गवर्न करता है, प्लैनेट्स की मोशन को गवर्न करता है, और ग्रेविटी को गवर्न करता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें इस फोर्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड फोर्स जो है हमारे पास यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स दोनों इसके अंदर कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह से हो सकता है ना फोर्स। अगर मान लो कि आपके पास चार्जेस है, तो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और मैग्नेट से तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है ना, चार्जेस और मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरली हम कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट्स में क्या होता है बेटा, मैग्नेट्स में आपके पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ होता है ना, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे। इसी तरह से साउथ और साउथ जो है ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी साउथ और साउथ भी रिपेल करते हैं। माय मिस्टेक, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, समझ में नहीं आया, माय मिस्टेक। ठीक है, साउथ और साउथ भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। साउथ और साउथ भी क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। और नॉर्थ और साउथ जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक पोल्स जिनका नेचर सेम है, या लाइक चार्जेस
है ना, ये हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट पोल्स एंड ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कहां पर लगता है, तो एक्ट्स ऑन पेयर ऑफ चार्जेस और पोल्स, यानी कि चार्जेस में लगेगा या पोल्स में लगेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है ना, इनकी वजह से चार्ज आता है, तो चार्ज की वजह से एक दूसरे चार्ज पर लगेगा या फिर मैग्नेट के पोल्स के बीच में लगेगा, है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और ये दोनों सेपरेबल नहीं, इनसेपरेबल है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इनसेपरेबल है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी कहीं ना कहीं होता है, और जहां पर मैग्नेटिक फोर्स होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहीं ना कहीं होता है। वो हो सकता है जीरो हो, कभी कभी वेरी करता है, उसकी स्ट्रेंथ जो वेरी करती रहती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स में हम सीखेंगे। ठीक है, आगे चलकर हम देखें तो हमारे पास एक फोर्स है जिसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसे, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि हमारा जो मैटर है, मैटर किन से मिलकर बना है, मैटर मिलकर बना है एटम से। ठीक है ना, और एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस काफी हैवी होता है, और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चूंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर तो रिपल्शन होता है। लेकिन जब प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, उसके बावजूद भी न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी जगह में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो इस प्रोटॉन और प्रोटॉन को रिपल्शन होने के बावजूद भी बांध कर रखती है, तो वो एक फोर्स है जिसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब पहली चीज, ये क्या करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है। दूसरी चीज, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन तो रिपेल कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी उनको बाइंड करके रखा है, इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्ट करवा के रख रहा है ना, बाइंड करके रख रहा है मतलब अट्रैक्ट करवा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, अगर चार्ज पर डिपेंड कर रहा होता तो रिपल्सन होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और इसकी रेंज जो है बहुत स्मॉल होती है, इसकी रेंज के बारे में बताऊं तो 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर की होती है, मतलब 1 मीटर का 10⁻15 पार्ट। बात समझ में आ रही, बहुत छोटा हिस्सा, बहुत छोटा, आप आंखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है ना, इतने छोटे हिस्से में ये फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस के बीच में लगता है, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के बीच में लगता है, जबकि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर पा रहे हैं, देखो इनके एरो से आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फिर भी आपस में बंधे हुए, क्यों बंधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब मान लो कि एक ऐसा न्यूक्लियस है आपके पास जो कि अनस्टेबल है, जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस हो, पोलोनियम का न्यूक्लियस हो ना, जहां पर रेडियो एक्टिव डिके होता है। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स वहां पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये कहां पर देखा जाता है, तो ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस में देखा जाता है, जहां पर जैसे कि मान लो बीटा डीके हुआ, अल्फा डीके हुआ, वहां पर ये कौन सा फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रांग है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कैसा है, वीक है। ये एक डॉट एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है ना, इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या है, ये वीक है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या है, वीक है। चार्ज पर यह भी डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर से अचानक से पार्टिकल्स जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसकी रेंज भी बहुत स्मॉल होती है। लेकिन इसकी रेंज का जो ऑर्डर बता दूं मैं, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि ये 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का इसका जो है रेंज होता है। ठीक है, तो आपको मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि कौन से फोर्स में क्या क्या, कौन से फोर्स में क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो काफी छोटी सी जगह में लगता है। ठीक है ना, जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एटम्स को बाइंड करके रखता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा पाता। ठीक है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड इवॉल्व रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है रेडियो एक्टिव डीके के अंदर पाया जाता है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्लैनेट्स के बीच में और सन के बीच में पाया जाता है ना, और भी बहुत सारी जो हेवनली बॉडीज उनके बीच में पाया जाता है। यहाँ पर हम इसके ऑर्डर का थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, ऑर्डर। ठीक है ना,
ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि भैया जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑर्डर अगर हम मान ले कि 1 है, ठीक है ना, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये 10 की पावर 2 के ऑर्डर को होता है, मतलब इससे 100 गुना स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांग होता है? 100 गुना, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं वीक न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इनसे 10 की पावर 13 टाइम्स, है ना, 13 to 14 ऐसा जाता है ना, ये 13 to 14 टाइम्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 की पावर 13 to 10 की पावर 14 टाइम्स जो है ये क्या होता है? स्ट्रांग होता है। और अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 की पावर 39 टाइम्स स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये हमने फोर्सेस का कुछ कंपैरिजन कर लिया। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये दोनों फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी लग सकते हैं, जबकि ये दो फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये दो फोर्स कैसे होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की। तो बेसिकली हमारे पास 5 ब्रांचेस है हमारे सिलेबस के अंदर। आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस भी देख पा रहे हो, जैसे अकाउस्टिक्स है ना, ठीक है। हम यहाँ पर 5 ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि रिलेटिविटी है, ये ब्रांच एक्स्ट्रा है। यहाँ पर हम आपको अपने सिलेबस में जो 5 ब्रांचेस उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे फर्स्ट ब्रांच जो आप पढ़ने वाले हो वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है वो उन फिनोमिनॉस के साथ डील करती है जो कि आप अपने आंखों से देख सकते हो और सेंसेस से महसूस कर सकते हो, जैसे कि गाड़ी का चलना, है ना, पत्थर का गिरना, है ना, बाइक का चलना। ये सारी चीजें किसमें आती है? ये सारी चीजें हम आंखों से देख सकते हो और अपने मतलब सेंसेस से महसूस भी कर पा रहे हैं ना, तो ये मैकेनिक्स के अंदर आती है। इसी तरह से एक ब्रांच और होती है जिसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एक ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम करंट की, चार्जेस की चार्जेस की स्टडी करते हैं, है ना। इसी तरह से एसी करंट, डीसी करंट, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, इसकी स्टडी करते हैं ना। एक ब्रांच है आपके पास में जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लाइट की स्टडी करते हैं और लाइट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी स्टडी करते हैं। टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, लेंस हुआ, मिरर हुआ, है ना, इमेज फॉर्मेशन, ये सारी चीजें ऑप्टिक्स के अंदर आती है। और लास्ट है हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करते हैं, जो आज के टाइम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस साइंस की स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। इसके बाद में हमने इसके इम्पैक्ट की बात की, तो इम्पैक्ट में हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर है, बाइक्स है, एरोप्लेन है, ये सारी चीजें किसकी देन है? ये फिजिक्स की देन है, ठीक है ना। इसी तरह से जो वेपन्स है वो भी किसकी देन है? फिजिक्स की देन है, ठीक है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये सारी रिएक्शंस जो है ये फिजिक्स की देन है, ठीक है। तो फिजिक्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, फिजिक्स के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो हमको किस तरह से इसको अप्लाई करना है, ये हमारे जो ह्यूमन काइंड के लिए इंपॉर्टेंट, उस तरह से हमको इसको यूज करना होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।